के पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। This program is sponsored by मुल्तानी घोका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से तुरंत आराम, और इंदिरा IVF देता है खुशखबरी का बेस्ट मौका। सीएम योगी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम आवास पर भी 1 घंटे हुई मुलाकात। थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से भी मुलाकात। 2020 दिल्ली दंगे केस में सुप्रीम कोर्ट ने उमर शर्जील की याचिका ठुकराई। उमर, खालिद और शर्जील को नहीं मिली, बाकी 5 आरोपियों को मिली जमानत। दिल्ली विधानसभा सत्र में प्रदूषण को लेकर हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, विपक्ष ने आउट।
आत्मनिर्भरता की भारत की लंबी छलांग, आईसीजी को मिला पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत। समुद्र प्रताप रक्षा मंत्री ने किया राष्ट्र को समर्पित। वेनेजुएला को लेकर यूएनएससी की आपातकालीन मीटिंग, बैठक में हमले पर चर्चा। ट्रंप ने वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति को दी धमकी, कहा अमेरिका के साथ नहीं चलने पर मदो जैसा होगा हाल। नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके पहले एसआईआर पर घमासान जारी है। कभी सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वैनिश कुमार कहकर तीखा कटाक्ष करते हैं, तो कभी ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखती हैं। एक बार फिर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इस प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, प्रक्रियागत उल्लंघनों और प्रशासनिक खामियों की ओर ध्यान दिलाया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं और ये हमारे लोकतंत्र के मूल ढांचे और संविधान की भावना पर प्रहार करती हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग से इन खामियों को तत्काल दूर करने की मांग की और चेतावनी दी कि खामियों को दूर करे वरना इस प्रक्रिया को रोक दे। अपने पत्र में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने लिखा, बिना पर्याप्त तैयारी और आधारभूत व्यवस्था के जिस जल्दबाजी में एसआईआर किया जा रहा है, उसने पूरी प्रक्रिया को मूल रूप से त्रुटिपूर्ण बना दिया है। सीएम ममता बनर्जी के इस पत्र के जवाब में अब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक लेटर भेज दिया, जिसमें उन्होंने एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की आलोचना को पूरी तरह से गलत बताया। अधिकारी ने कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी घबरा रही हैं, क्योंकि एसआईआर उनके 2026 के सपनों के लिए मौत की घंटी है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी ने जो पत्र लिखा, उसके जवाब में उन्होंने भी एक पत्र लिखा चुनाव आयोग को, और पत्र लिखकर ये कहा कि ये एसआईआर की प्रक्रिया है जो हो रही है, ये जारी रहनी चाहिए, क्योंकि 2026 में ममता बनर्जी का जो सपना था पश्चिम बंगाल एक बार फिर से जीतने का, वो सपना अब खतरे की घंटी है। तो शुभेंदु अधिकारी ने भी अब लेटर लिखा है चुनाव आयुक्त को, और उसके बाद किस तरह से ममता बनर्जी को लेकर वो क्या क्या बड़ी बातें कह रही हैं, ये सुनवाएंगे बयान शुभेंदु अधिकारी का। टुकड़ा साफ हो गया आरजेडी कांग्रेस का। बिहार में एक इंसिडेंट बताइए ना, नहीं हुआ तो हर रोज यहाँ इंसिडेंट क्यों हो रहा है? क्यों एलओपी, स्टेट प्रेसिडेंट, हमारी मिठुंदा, सब लोग का पब्लिक मीटिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर रहा है? थोड़ी देर पहले सभी जी मुझे फोन किया, कोचबिहार में 3 प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। हाँ, हर प्रोग्राम में कोर्ट में जाना पड़ रहा है। डेमोक्रेसी को ममता बनर्जी ने खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। इस चुनाव में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, नारी सुरक्षा के साथ साथ डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के मुद्दे के ऊपर चुनाव होगा। तो बंगाल में एसआईआर का असर देखिए कैसे। पहले 7 करोड़ 66 लाख मतदाता, एसआईआर को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उस घमासान पर भी ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से ये एसआईआर की प्रक्रिया हुई है। और अब इस वक्त जो नाम कटे हैं वो 7 करोड़ 8 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, 58,20,000 मतदाता जिनके नाम काटे गए हैं। तो कुल मिलाकर बंगाल में एसआईआर को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। और अब इन सब के बीच ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को ये लेटर लिख दिया है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखकर कह रही है कि जल्दबाजी में ये प्रक्रिया हुई है, बिना प्लानिंग के ये एसआईआर की प्रक्रिया हुई है और इस प्रक्रिया से लोग परेशान हो गए हैं। आपको याद दिला दें कि जब चुनाव आयोग ये कहा था कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में होगा, तब कहा गया ममता बनर्जी तरफ से कि एसआईआर हम होने नहीं देंगे। अब चिट्ठी में लिख रही हैं ऐसा नहीं करने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा, अवैध कार्रवाई के लिए आयोग जवाबदेह होगा। ये तमाम बातें लेटर के जरिए ममता बनर्जी कह रही हैं पश्चिम बंगाल की। और दीदी ने अब ऐसे में सीईसी को टारगेट पर रखा है
एक बार फिर से एसआईआर, क्योंकि देखिए 2026 फरवरी में एसआईआर की ये जो प्रक्रिया है वो पूरी होने वाली है। 14 फरवरी को एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग जो है वो पूरी लिस्ट जारी करेगा कि एसआईआर के तहत कितनी फर्जी जो वोटर लिस्ट हैं उनके नाम हटे हैं लिस्ट से, और इसके साथ ही साथ कितने ऐसे मतदाता जो कि वोट करने का अधिकार उनको प्राप्त होगा इस नए एसआईआर के तहत। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से एसआईआर मामले पर घमासान मचा हुआ दिखाई दे रहा है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिख दी है। कहां कहां एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, 12 स्टेट भी आपको बता देते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन जगह पर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एसआईआर चल रहा है इस वक्त। लेकिन बड़ी बात यह है कि एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा घमासान पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। गुजरात और तमिलनाडु में भी एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर सवाल जवाब शुरू करेंगे। इस वक्त राजकुमार मौर्य, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पैनल में। राम प्रकाश पांडे, टीएमसी प्रवक्ता, हालांकि अभी नहीं है इस वक्त, लेकिन बहुत जल्द वो हमारे साथ होंगे तो उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा। अनिल गोयल, नेता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ है। इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। और सबसे पहले अनिल गोयल जी, आपसे शुरुआत करती हूं, क्योंकि आप विपक्ष में नेता हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयुक्त को लेटर लिख दिया है और कह रही है कि बिना प्लानिंग के जल्दबाजी में ये सब कुछ हो रहा है। आपको याद होगा कि एक और लेटर उन्होंने एसआईआर जब शुरू किया गया था, ये प्रक्रिया शुरू हो रही थी, तब भी लिखा था कि एसआईआर हम होने नहीं देंगे। अब जब एसआईआर हो रहा है, लगभग ड्राफ्ट तैयार हो गया, लिस्ट भी आ गई वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट के जरिए, उसके बाद वो कह रही हैं कि ये कोई प्लानिंग नहीं की गई और इससे यहाँ के जो वोटर्स हैं उनको काफी नुकसान होगा। ममता जी खुद भी भ्रामक है, कंफ्यूज हैं और बंगाल की जनता को भी कंफ्यूज करना चाहती है जी। ममता जी नहीं चाहती कि वोटों का शुद्धिकरण हो। जो लोग मर गए हैं या चले गए हैं उनके वोट कटे, जो विदेशी नागरिक हैं उनके वोट कटे, वो नहीं चाहती है। वो चाहती हैं कि मेरा जो वोट बैंक है, जिसको वो अपना वोट बैंक मांगती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का अवैध हो, वो रहे और मेरी सरकार बने। आप कुछ भी कहने से पहले ये नहीं सोचते कि क्या ये मेरे कहने का अधिकार है या नहीं है, क्या ये मेरी पावर में है या नहीं है। चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र संस्था है, उसके फैसले अपने होते हैं, वो सरकारों के दबाव में काम नहीं करते। आप लोगों ने भी लेटर लिख दिया कि एसआईआर जारी रखिए, ज्ञानेश कुमार आप नहीं, अगर हम वो कोई काम कह रहे हैं और कोई रोक रहा है तो उसका समर्थन कर रहे हैं, तो हम तो लोकतंत्र का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। वो लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर, हम लोकतंत्र के समर्थन की बात कर रहे हैं। चलिए, हम कह रहे हैं कि जो वैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ने जो वैधानिक प्रक्रिया शुरू करी है उसको लगातार जारी रखें। हम तो सही बात को सही कह रहे हैं, जबकि सामने वाले कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। वो चुनाव आयोग को आदेश निर्देश देना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग को आदेश निर्देश नहीं दे सकता, अपना सुझाव दे सकता। सिर्फ मानना या ना मानना चुनाव आयोग को काम। चलिए, तो हमें इंदुकांत जी बताएंगे कि कोई आदेश तो वाकई नहीं दे सकता, लेकिन अगर उसे कंफ्यूजन है तो वो लेटर जरूर लिख सकता है, वो जान सकता है, समझ सकता है। ठीक है नीतू जी, मैं ये बात तो कह रहा हूँ कि वो अपना सुझाव दे सकता है, चुनाव आयोग माने या ना माने उसका अपना मामला है। ठीक है, लेकिन आप उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न लगाते हैं तो ये निश्चित तौर पर आपकी अपनी कमी दोहराते हैं। ठीक है। दूसरा, चुनाव आयोग के अंदर काम जो करने वाले लोग हैं वो राज्य प्रशासन के लोग हैं। वो ये ममता दीदी के ही प्रशासन के अधिकारी हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आपके प्रशासनिक अधिकारियों से बात करनी चाहिए। आपको कम दिक्कत है, बतानी चाहिए क्या दिक्कत है। चुनाव आयोग उन दिक्कतों को दूर करेगा, लेकिन मैं होने नहीं दूंगी, जल्दबाजी में हो रही है, इन बातों से अच्छे काम रुकेंगे नहीं। जो संवैधानिक काम है वो रुकेंगे नहीं, आपके रोकने से नहीं रुकेंगे। आप समस्या के समाधान की तरफ चलो। आपको कोई चीज गलत लग रही है तो उसको बताओ, उसको ठीक करेंगे, लेकिन आप काम को रोक नहीं सकते। लोकतंत्र रुकेगा नहीं, लोकतंत्र ऐसी आगे बढ़ेगा, एसआईआर प्रक्रिया ऐसी आगे बढ़ेगी। नहीं, वैसे तो वो रोक तो नहीं रही है, लेकिन हाँ वो जरूर ये कह रही हैं कि कोई प्लानिंग नहीं हुई और जल्दबाजी में ये एसआईआर प्रक्रिया किया जा रहा है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास इंदुकांत दीक्षित जी। चिट्ठी लिखी जा रही है, चिट्ठी के जवाब में फिर चिट्ठी लिखी जा रही है,
टीएमसी ने चिट्ठी लिखी, फिर बीजेपी ने भी चिट्ठी लिखी, दोनों लोग सीईसी को चिट्ठी लिख रहे हैं और फरवरी मार्च में ही चुनाव होने हैं। फरवरी के आखिर तक में ही एसआईआर प्रक्रिया जो है 14 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। अब एक बार फिर से एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में घमासान मच गया। आखिर ममता दीदी करना क्या चाहती हैं? एसआईआर शुरू होने से पहले कह रही थी एसआईआर नहीं होने देंगे, एसआईआर हो रहा है तो कह रही है कि जल्दबाजी में हो रहा है। नमस्कार नीतू जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में जैसा अभी गोयल साहब ने कहा, खासतौर से भारतीय लोकतंत्र जैसे लोकतंत्र में संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है और एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति देश में आजादी के बाद किस प्रकार की गई, जी। ये संवैधानिक संस्था होने के बावजूद वहां पे कैसे कैसे लोगों को अध्यक्ष पद पे, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर और चुनाव आयुक्तों के पद पर बैठाया गया, वो तो इतिहास का हिस्सा है, उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है। किस प्रकार चुनाव आयुक्त बनाए जाने के पहले, चुनाव आयुक्त से रिटायर होने के बाद, पद छोड़ने के बाद उनको रेवड़ियां बांटी गई, ये भी इतिहास का हिस्सा है। किस तरह से टीएन सेशन ने जब चुनाव आयोग के महत्व को बताया और सारे राजनीतिक दलों पर नकेल कसा, तो उस समय की सत्ताधारी पार्टी जो कांग्रेस थी, उन्होंने उसको त्रिसदस्यीय बनाकर उनके पर कतरने का काम किया और बाद में उन्हीं टीएन सेशन को, जिनका विरोध सारे राजनीतिक दल करते थे, उनको राज्यसभा में लेकर के आए शिवसेना के लोग। तो वो चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर टीएन सेशन काम कर रहे थे, उनकी भी क्रेडिबिलिटी पर इस पे सवाल लगा। ठीक है, देखिए मैं मानता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में जब एसआईआर की प्रक्रिया बिहार चुनाव के पहले सबसे पहले चुनाव आयोग ने प्रारंभ की, तो जिस तरह के आरोप कांग्रेस और आरजेडी ने, जो वहां के दोनों मुख्य विपक्षी पार्टियां थी बिहार में, उन्होंने लगाए थे, सिमिलर काइंड्स ऑफ आरोप पश्चिम बंगाल में भी लगाए जा रहे हैं। ये बात देखिए सामने साबित हो चुकी है। चलिए ठीक है, मुझे इस वक्त हाँ राम प्रकाश पांडे जी भी आ चुके हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, स्क्रीन पर उनको जल्दी से लाइए। राम प्रकाश जी, आपसे ही सवाल करना था लेकिन अभी आप दिखाई नहीं दे रहे थे। खैर सवाल यही, एसआईआर को लेकर इतना कंफ्यूजन सर क्यों हो रहा है आप लोगों को? एसआईआर पहले आप कह रहे थे कि नहीं होने देंगे, लेकिन इतना घमासान हुआ, एसआईआर प्रक्रिया हुई, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि प्लानिंग नहीं की गई, जल्दबाजी में किया गया, और अगर ये एसआईआर प्रक्रिया होगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा वोटर्स का। ये कौन से वोटर्स हैं जिनका नुकसान होगा, और आपको क्यों लग रहा है? आपके पास कोई डेटा है, कोई आंकड़ा है आपके पास जिससे कि आप बता पाएं कि वाकई जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उससे पश्चिम बंगाल में वोटर्स का नुकसान होगा और जल्दबाजी में बिना प्लानिंग के, बिना तैयारी के ये प्रक्रिया हो रही है? बिना प्लानिंग की इसलिए क्योंकि हमने यथार्थ में कई बार दिखाया भी, जो आदमी देखा जा रहा है जो जीवित है उनका नाम मृतक दिखाया जा रहा है। तो सामने सामने कई जो चीजें अनप्लानिंग करके किए हैं, तो इस तरह के डाटाओं में गलती है। अरे जो जीवित आदमी को मृत्यु, उसके बाद जो बुजुर्ग है उनके टाइटलों में कहीं डिफरेंस आ गया तो उनका नाम एसआईआर में डाल के रख दिया है। नहीं, ये आंकड़े कहाँ आपके पास आया कि जीवित है तो उसको मृत्यु दिखा दिया गया? हाँ, मृत्यु जो है, मृत्यु है उसका जरूर जीवित में दिखाया गया है कि मर चुका है, लेकिन वो उसको जिंदा दिखाया गया, उसके नाम पर वोट दिया जा रहा था। और एसआईआर प्रक्रिया में ऐसे ही ये जो ड्राफ्ट आया है उसमें यही बताया गया है कि किस तरह से 58,21,000 वोटर्स हैं, इनके नाम कटे हैं, जिनमें ये शिफ्ट हो गए हैं दूसरी जगह या फिर ये अब दुनिया में नहीं है और इनके नाम पर वोट डाले जा रहे थे। तो ये जो इस वक्त जो डेटा आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उसमें 58 लाख से ऊपर वोट काटे गए, नाम काटे गए हैं जो अब नहीं रजिस्टर्ड है। हमने तो देखो मंच पर लाके हमारे साधारण संपादक जो है अब इस पर चला के दिखाया कि ये सामने उनको खड़ा किया, जो कि जीवित है उनको मृतक। मीडिया के साथ और हमारे अभिषेक बनर्जी गए भी थे, उनके पास तथ्य लेके, तो वो आंगुली दिखा के। राम प्रकाश जी, 2-2.5 घंटे की मीटिंग में सिर्फ उंगली दिखाने वाला तो वाकया हुआ नहीं होगा, वो तो महज कुछ टाइम के लिए हुआ होगा, लेकिन मीटिंग तो आप लोगों की 2-2.5 घंटे की हुई थी, उसमें सिर्फ पूरे 2-2.5 घंटे उंगली तो नहीं दिखाई गई। तो हमारी एक्सेप्टेंस कहाँ ले रहे थे? हम तो करके सामने बुलाए कि आप सामना सामने मीडिया पर आए कि आप गलत नहीं है, पारदर्शिता लाइए कि हम जो बोले उसका जवाब सही नहीं दिया।
इलेक्शन कमीशन ने तो पारदर्शिता दिखाना नहीं चाह रहा। अगर वो अपनी जगह पर ठीक है तो मीडिया के सामने आने में क्या दिक्कत है ज्ञानेश कुमार जी? नहीं, इलेक्शन कमीशन क्या अब ये दिन आ गए हैं इलेक्शन कमीशन के कि हर चीज आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, आप लोगों का कंफ्यूजन होगा, इलेक्शन कमीशन बार बार उस कंफ्यूजन को मीडिया के सामने आकर क्लियर करेगा। आपको कंफ्यूजन है, आप गए, आपने मीटिंग की, में या हमारे तो हम देख रहे हैं कि हमारे ऐसा ठीक है, ऐसा है क्या इंदुकांत जी, ऐसा है क्या और ऐसा होता आया है क्या कि अगर किसी भी मैं टीएमसी की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ, किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है देश में, वो जा सकता है इलेक्शन कमीशन के पास, अपनी बात रख सकता है, चिट्ठी लिख सकता है, XYZ जिस तरह से उसका कंफ्यूजन क्लियर हो वो सारी चीजें कर सकता है। लेकिन उस कंफ्यूजन को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि भैया टीएमसी को ये दिक्कत थी, अब इस पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के जरिए बता रहे हैं कि ऐसा 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 है, तो हर बार क्या डेटा इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा? मतलब अब ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं तो जी देखिए, हमारी क्लैरिफिकेशन को ठीक से नहीं देंगे तो हम गणतंत्र में है, लोकतंत्र में है, तो हमें हमारा जवाब मांगने का हमारा अधिकार है। अच्छा, हमने जवाब मांगा है, हमें सही जवाब नहीं मिला है। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। इंदुकांत जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं राजकुमार जी के पास जाऊंगी। देखिए, राजनीतिक दल भारत के लोकतंत्र में पार्टिसिपेंट्स हैं और उन्हीं से देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने की व्यवस्था है। हाँ। लिहाजा अगर उन्हें कोई वास्तविक कारण होता है और लिखती है तो चुनाव आयोग के पास जाने का और उससे जवाब मांगने का उनके पास निश्चित तौर पे बिल्कुल। लेकिन जानबूझ करके अगर कंफ्यूजन पैदा की जाए तो चुनाव आयोग मजबूर नहीं है कि उनको बार बार उसका जवाब दे, और उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो ये अधिकार है किसी भी राजनीतिक दल का कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। अगर ऐसा लगता था टीएमसी को कि गड़बड़ी है तो जैसे आरजेडी और कांग्रेस, लेकिन अब तो चुनाव सिर पर है, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से क्या होगा? अब तो चुनाव भी सिर पर है, ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। नहीं तो जी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा बिहार में एसआईआर के पहले सभी पक्षों को बुला के कहा था कि अगर हमें लगेगा कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो दोष की बात विपक्ष कह रहा है वो है तो हम बड़े एक्शन भी ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ भी करने का अधिकार है, जिसमें चुनाव को टालने का भी अधिकार है जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि टीएमसी को अगर इस ढंग की समस्या है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? जी ठीक है, तो राजकुमार जी, पश्चिम बंगाल में चुनाव बिल्कुल सिर पर है, बाकी स्टेट में एसआईआर को लेकर घमासान हुआ था, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन बाकी स्टेट्स के अलावा बहुत जबरदस्त घमासान हो रहा है, और घमासान एसआईआर शुरू होने से पहले भी हुआ, एसआईआर हो रहा है तब भी हो रहा है, और चुनाव अब नजदीक है तब भी एसआईआर को लेकर ये घमासान मचा हुआ है। तो आखिर दूसरे स्टेट में ये बवाल थम रहा है, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं थम रहा? जी, जहां भी एसआईआर शुरू हुआ है वहां शुरुआत में दिक्कतें हुई हैं। बिहार में आपने देखा किस तरीके से ये तो बात मैं भी कह रही हूँ कि एसआईआर को लेकर बाकी स्टेट्स में भी हुआ, जहां पर कांग्रेस की सरकार है या फिर विपक्ष की दूसरी पार्टियों की सरकार है, हुआ वहां पर बवाल, लेकिन अब तो वहां भी थम चुका है। बिहार में तो बीजेपी गठबंधन एनडीए की सरकार थी, वहां भी समस्या आई, दिक्कत हुई, लेकिन चुनाव आयोग की समस्या क्या है कि इतनी जल्दी क्या है, खाली इतना, और कोई दिक्कत नहीं है। एसआईआर एक प्रक्रिया है, होनी चाहिए, हमेशा होती भी रही है, लेकिन कोई काम अगर जल्दी से करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, उसमें असुविधा आएगी। उत्तर प्रदेश में भी ये दिक्कत हुई, वहां चुनाव नहीं है, लेकिन वहां पर लेकिन राजकुमार जी, एक हफ्ते का और वक्त बढ़ाया गया ना एसआईआर को लेकर। तो अरे हमारी बात सुनिए जी, बोलिए। आखिर इस तरीके से प्रोग्राम क्यों बनाते? अनप्लान्ड, ये सब अनप्लान्ड है। एक डेट दे दिए, इतने दिनों तक आप एसआईआर फाइनल कर दीजिए, और जो बीएलओ उसके में बनाए जाते हैं उसमें जो कर्मचारी हैं उनकी आफत आ जाती है। अरे रात दिन रात काम किए हैं उत्तर प्रदेश में लोग, यहाँ तक कि एक ऐसा एक दो केस ऐसे आए, एक बेचारी की शादी थी, उस दिन उसको नहीं जाने मिला, उसने सुसाइड किया। इस तरीके 3-4 केस मिला, मतलब हुआ, आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले यही सब न्यूज चल रहे थे। तो इतनी क्या जल्दी है? अरे एक प्लान बना लीजिए और प्लान के अकॉर्डिंग काम करिए। अगर आपको डेट पर डेट बढ़ाना पड़ रहा तो जाहिर सी बात आपकी प्लान में कमी है। ज्यादा एक डेट बढ़ाएं तो उतना गैप रखिए कि एक डेट बढ़ाइए, 2 डेट बढ़ाइए, लगातार आपको डेट पर डेट बढ़ाना पड़ रहा है, तो कहीं कहीं अनप्लान्ड है। अच्छा, ये तो एक पक्ष हो गया, इसके और पक्ष है, बता रहे हैं। जल्दबाजी में क्या होता है,
बीएलओ जाता है, ये प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में बीएलओ क्या करता है, जल्दी जल्दी एक जगह बैठकर पूरे मोहल्ले का भर देगा, उसमें तमाम डेटा उसके पास रहेंगे नहीं रहेंगे, हो गया काम। तमाम चीजें मिसमैच की हैं, डेटा अलग हो गया, कट गया है। बिहार में आप देखा कि जिन लोगों को मृतक मान लिया गया था वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गए, उनको योगेंद्र यादव जी लेकर पहुंच गए। तो आखिर ये कहीं कहीं दिक्कतें आई ना, तो कोई एसआईआर पर या चुनाव आयोग से कोई शिकायत नहीं है, खाली मनसा पर शिकायत है कि आखिर आपको इतनी क्या जल्दी है। तो कहीं कहीं सवाल तो उठेंगे ही, अगर प्लानिंग से काम नहीं होगा तो सवाल तो उठेंगे ही जी। अच्छा, एक चीज ठीक है, मैं एक चीज और आपसे या फिर मैं यहाँ पर राम प्रकाश जी से भी समझना चाहूंगी। इतनी दिक्कतें आ रही हैं एसआईआर को लेकर, मुझे तो विपक्ष यहाँ पर तितर बितर नजर आ रहा है। आप लोग भी तो एकजुट होकर अपनी बात रख सकते हैं कि एसआईआर को लेकर पूरा विपक्ष जो अगर इस पर विरोध ही जता रहा है तो मुझे तो कहीं आंदोलन कोई मोर्चा खोलता हुआ नजर, तो यहाँ तो प्लानिंग ही नहीं हो रही ना। अब देखिए, अलग से ममता दीदी अलग से चिट्ठी लिख रही हैं, उधर एसआईआर को लेकर राहुल गांधी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, बता रहे हैं कि ये फर्जी वोटर्स जो है जानबूझकर ये वोटरों का नाम काटा जा रहा है, ये कोई फर्जी वोटर नहीं है। तो आप लोग तो खुद इकट्ठे नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ विपक्ष भी सुनने को मिल रहा है कि गठबंधन का विपक्ष है। जी, हम बता रहे हैं इस बात को। बोलिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा चुनाव आयोग ने क्या क्या कैसे कैसे मिसलीडिंग किया, जो तमाम जवाब नहीं दिए, उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता आकर देते। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरा महीना कि पूरा महाभारत चला, उसमें जितने विपक्षी दल थे सबका समर्थन था। समाजवादी पार्टी ने के नेता भी समर्थन दिए थे, टीएमसी के नेता भी और आरजेडी के नेता भी, यानी पूरा विपक्ष एक है। अगर इस पर कोई कहे विपक्ष एक नहीं है तो मैं इससे असहमत हूँ। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से चलता है, तो विपक्ष का एक मतलब एक विरोध करने का एक तरीका है। लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष ने किया, कहीं कोई नहीं रही बात चुनाव आयोग किसी की कुछ नहीं सुना, पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से उसका रवैया आया, जो निराशाजनक है जी। ठीक है अनिल जी, तो क्यों आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भले ही दिक्कत है ममता बनर्जी टीएमसी को एसआईआर से, लेकिन इस बार टीएमसी जाने वाली है, ममता दीदी जाने वाली। 15 साल से ममता सरकार इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, आपको क्या लग रहा है बंगाल फतेह का कौन सा ऐसा आप लोगों के पास हथियार आ चुका है, कौन सा वो आसान रास्ता दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर पार्टी ये भी सवाल उठा रही है कि कोई बड़ा चेहरा तो है नहीं, लेकिन बीजेपी राग अलाप रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नीतू, बीजेपी नहीं कह रही, वहां की जनता कह रही है। वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है, वहां की जनता बदलाव चाहती है और वहां की जनता ममता दीदी से छुटकारा चाहती है। तो बीजेपी तो उनकी आवाज को आवाज देते हुए ममता जी को चेता रही है कि या तो आप अपने शासन प्रशासन को सुधारो, गुंडागर्दी को वहां पर बंद करो और उसके बाद में आप गुंडागर्दी बंद करें और शासन करो। वो नहीं कर रहे हैं। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जल्दी क्या है। सही मायनों में अभी टीवी पे भी आया, बीएलओ ने 15-15 दिन के अंदर में भी सारे काम कर दिए। काम करना है तो समय पर्याप्त है, काम नहीं करना तो साल भर भी कम है। पर्याप्त समय में काम करना होता है, चीजों को निपटाना होता है, हमेशा चीजों को। ठीक है, मैं एक सवाल और आपसे समझूंगी यहाँ पर। आप यहाँ कह रहे हैं कि काम करना है तो उतने समय में भी काम अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर आप ये कार्यशैली जो है बीएलओ को लेकर उठा रहे हैं या फिर टीएमसी जानबूझकर बीएलओ को आगे कर रही है और ये बहाना बना रही है कि बीएलओ प्रेशर में है, सुसाइड कर रहे हैं और अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, गलत आंकड़े फिल कर रहे हैं? दो बात। बीएलओ तो जितने भी वहाँ बीएलओ हैं वो राज्य सरकार के तो कर्मचारी हैं। ठीक है। अब राज्य सरकार के कर्मचारी पर इधर चुनाव का प्रेशर है, उधर जो बंगाल की सरकार है उसका प्रेशर होगा। कहीं ना कहीं वो बेचारे बीच में फंस रहे हैं, वो काम करने नहीं दिया जा रहा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले कहा कि हम चुनाव आयोग से जवाब मांगते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देते हैं। आप अगर बीजेपी से जवाब पूछोगे तो बीजेपी जवाब देगी, और आप बीजेपी से नहीं पूछो बीजेपी जवाब क्यों देगी? दूसरा ये कहते हैं हर बात का जवाब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देगा। यानी कितनी बेतुकी बातें, कितनी गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। इस गैर जिम्मेदार बातों की वजह से ही ठीक है, निश्चित तौर पर
लोग इनसे टूटते जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है इनको एसआईआर अपना- से टीएमसी डर रही है, हाँ? ऐसा है क्या? 100% ठीक है। 100% ऐसे चल रही है। और अभी जैसा आरोप लगाया कि जो आदमी जिंदे हैं उनको मरे हुए घोषित कर दिए। भाई कम से कम एक प्रूफ तो लाके दो। आप कोई प्रूफ लाके देने को तैयार नहीं हो, आप गुंडागर्दी करने को तैयार हो, आपको मैं एसआईआर नहीं होने देंगे, कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हो, एसआईआर होनी शुरू हो जाए तो इसमें जल्दबाजी क्या है? मैं आती इस हूँ तरह मैं आती आरोप हूँ आपके करके- पास। राम प्रकाश जी, इंदु जी ये कह रहे थे, इंदुकांत जी, कि आप लोगों के पास तो दूसरा ऑप्शन भी है, विकल्प भी है, सुप्रीम कोर्ट जाइए आप लोग। तुम ठीक है मैम कि एक एक चीजों का जवाब देता जा रहा हूँ, उसका वो जवाब दे देंगे तो बहुत होता है। पहले बात तो जो हमने जो बोला है वो नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक लिखित दे देना है। हम कोर्ट में जाएंगे तो उनके लिखे हुए ड्राफ्ट के ऊपर ही जाएंगे ना कि भाई ये चीज हमने मांगा था और ये कहते हैं कि ये हमारा देना अनिवार्य नहीं, ठीक है, हम नहीं देंगे, ऐसा कर सकते हैं, लिखित देते हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लिख के देने में इलेक्शन कमीशन क्यों करता है? और दूसरी बात, मेरे भाजपा के भाई जो बोल रहे हैं, पहली बात तो बोल रहा है कि बंगाल में आने से पहले अपनी सोच जो सपना देख रहे हैं, बंगाल के आदमी इस पर आपको ऐसा जवाब देंगे जिस राजा राम मोहन राय जी के लिए जो अंग्रेजों का दलाल बोल के जो शब्दों का प्रहार किया उन्होंने, राजा राम मोहन जी सती प्रथा को खत्म करने के लिए उन्होंने अपना कदम बढ़ाया था। उस व्यक्तित्व के आदमी को इन्होंने कहा अंग्रेजों का दलाल। तो पश्चिम बंगाल के हम रहने वाले इतने बेवकूफ नहीं है कि ऐसे दल को लाएंगे जो हमारे पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। दूसरी बात और बताता हूं, मातंगनी हाजरा जो हमारी एक क्रांतिकारी थी, महिला क्रांतिकारी, उसको इन्होंने मुस्लिम बोल के संबोधन किया। वाह जी, जो बंगाल की संस्कृति के बारे में इतनी उल्टी पुल्टी बोल रहे हैं, उसको बंगाल इनको अपनाएगा। इनके सपने वो जो हवाई के सपने है ना, इस बार धरातल पर हम दिखाएंगे कि बंगाल को हेय दृष्टि से देखने वाले को क्या जवाब देते हैं। इनको शून्य करने के लागने के लिए पोजीशन में रहेंगे। और दे देता हूं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी जब आते हैं पश्चिम बंगाल में, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर कि उत्तर प्रदेश में बच्चों के पाठ्यक्रम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लेखनी को हटा दिया जा रहा है। तो उनको छोटा किया गया कि बड़ा किया गया। उसके बाद मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी हो सकते हैं वे विश्व गुरु हैं, जो भी है उनके दल के लिए, किंतु उन्होंने बंकिम चट्टोपाध्याय के क्या बोला, बंकिम दा। अरे बंकिम दा पश्चिम बंगाल में किसको दा करके संबोधन है, ये पहले वो जान ले। कोई उनके हम साथी नहीं है, वो बराबरी का नहीं है। अगर हाँ मोदी जी अपने को सबकी बराबरी का लाना चाहते हैं, किंतु कवि सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बराबरी करने के लिए अभी बहुत समय लगेगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वो कवि सम्राट थे। उन्होंने ऐसी चीजें दी है भारतवर्ष को जो आज भी स्मरणीय है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को नाम देते हैं रविंद्र संज्ञात, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो पश्चिम बंगाल के आदमी ये भूले नहीं है। इसका जवाब तगड़ा इसी बार 26 में हम देंगे कि बंगाल को हेय दृष्टि से देखने वालों को कड़ा जवाब देंगे। चलिए ये तो अपने अपने मुद्दे रहे कि आप लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में होंगे, ठीक है, ये तो सबका अपना हक है। लेकिन एसआईआर को लेकर जो घमासान मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि चुनाव अब सिर पर आ चुका है। राजकुमार जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात क्लियर कर लीजिए, फिर मैं आती हूँ। हम दो बात ये कहना चाहते थे। अभी हमारे साथी प्रवक्ता बीजेपी के बता रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी के नेता जो देते हैं। जैसे हम यही बात पूछे थे कि कई बार ऐसा हुआ है, जब चुनाव आयोग से हम लोगों ने पूछा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग को छोड़िए, बीजेपी के नेता पहले कह देते। अनुराग ठाकुर जो है सबसे पहले आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको देखा, जो कि बचकाना हरकत है। ये भाई चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। बीजेपी के लोग क्यों देते हैं? उनको तो बता देना चाहिए कि भाई चुनाव आयोग का मामला है, वो एक संवैधानिक संस्था है, वो बताए क्या है। तो ये लोकतांत्रिक तरीका है। तो आरोप प्रत्यारोप जो है बीजेपी से नहीं तो राजकुमार जी अगर वो बोल देते हैं तो वो तो पार्टी में भी हैं, वो आपके स्टेट में तो विपक्ष में है, तो वो रिएक्शन दे रहे हैं। आप तो इंतजार करिए ना कि सीईसी क्या जवाब दे रहा है या नहीं भी दे रहा है, तो आप उस पर उंगली उठाइए। आपको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बीजेपी क्या जवाब दे रही है क्या नहीं दे रही है। पूर्वक इंतजार किए हैं और जो भी उनका जवाब आया वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में देखिए योगेंद्र यादव जी ने जो
मृतक जिनको घोषित कर दिया गया था चुनाव आयोग द्वारा, उनको खड़ा कर दिए हैं। लेकिन अभी जब ये एसआईआर की प्रक्रिया ठीक 1-1.5 महीने पहले शुरू जब हुई थी, तो उस वक्त बीएसएफ जो कि बॉर्डर्स पर लगे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक दिन में 100 से ऊपर जो अवैध बांग्लादेशी है वो यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। तो जब अगर उन लोगों के नाम हट रहे हैं तो आखिर दिक्कत क्यों हो रही है? अब तो खुलकर सामने आ रहे हैं, अब तो खुलकर वो बता रहे, मतलब भागने की कोशिश कर रहे हैं। एक शख्स था जिसका बयान भी मैं सुन रही थी, वो बता रहा था कि वो काफी समय से बंगाल में रह रहा है और बंगाल में वोट करता आया है, लेकिन अब जब एसआईआर की प्रक्रिया होने लगी तो उसको घबराहट होने लगी और अब वो ये कह रहा है कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तो छुपने की कोशिश भी तो कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार किसको कहेंगे? आज इधर 15 साल से तो ममता बनर्जी की सरकार है ना, तो जिम्मेदार किसको ठहराए? बिल्कुल नहीं, ममता जी के राज्य सरकार है। ये जिम्मेदारी बॉर्डर की जो है केंद्र सरकार की होती। 11 साल हो गया, तो क्या इतनी फेल है बीजेपी की सरकार कि बॉर्डर नहीं सिक्योर रख पा रही है? एक बात हो गई। दूसरी बात, बिल्कुल सही है, एसआई मान लीजिए बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस गए हैं तो निकले, लेकिन इतनी जल्दी क्या उनको क्लियर कर अच्छा, लीजिए ना। ठीक। मैं छोटा सा आंसर लूंगी अनिल जी से, लेकिन एक चीज, बॉर्डर पर मतलब ये देखे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के अंदर घुस रहे हैं, रह रहे हैं, कितने सालों से जीवन चला रहे हैं, तो वहां पर कौन देखेगा? वहां तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी ना। जल्दी से आंसर, फिर मैं अनिल जी के पास आती हूँ। राजकुमार जी, छोटा सा आंसर। ये देखिए, ये पूरी जिम्मेदारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, किस तरीके वो बॉर्डर पर अपनी रखवाली करते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है अनिल जी, जवाब दीजिए। सरकार की है। हाँ अनिल जी। निश्चित तौर पर ये अपने बारे में नहीं बोलेंगे। राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी ये नहीं बताएंगे। उनके राशन कार्ड कैसे बन गए ये नहीं बताएंगे। उनके आधार कार्ड कैसे बन गए ये नहीं बताएंगे। जो बिहार के, जो बंगाल के कागज हैं वो कैसे बन गए, आपके अधिकारियों ने बनाए, बिहार के अधिकारियों ने बनाए, वो कैसे बन गए उसका जवाब नहीं देंगे, उसकी जांच नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, राज्य सरकार ने जो गलती करी आज उस गलती को सुधार रहे हैं। उस गलती को सुधारे तो उसमें आपको सहयोग देना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है कि ठीक है, आप कह भी रहे हैं कि ये बॉर्डर का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो अब जब वही गवर्नमेंट काम कर रही है एसआईआर के तहत, सबसे पहले तो वो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन अगर वो काम कर रहा है, वो जितने भी अवैध प्रवासी हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को तो सहयोग करना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट तो सहयोग करेगी ही भाई। वो तो ये ममता जी ये नहीं कह रहे हैं एसआईआर बंद करिए, वो कह रहे हैं इतनी जल्दबाजी क्या है। इसको पहले यही बातें कही जाती है, हम एसआईआर नहीं होने देंगे, और अब आप कह रहे हैं कि वो थोड़े ना कह रही है। ठीक है इंदु जी, इंदुकांत जी जल्दी से दीजिए, क्योंकि ये दोनों पैनलिस्ट को आपने सुना। क्या इस वक्त एसआईआर को लेकर एक बार फिर से मिसकम्युनिकेशन करने की कोशिश की जा रही है, या इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले वक्त में कहा जाए कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतलब यहाँ पर मैं एक भविष्य की बात कर रही हूँ, बाय चांस अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पर टीएमसी या दूसरे जितने भी विपक्ष के ऑपोजिशन लीडर हैं वो यही कहेंगे कि एसआईआर प्रक्रिया कराया तो बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन गई। ये नैरेटिव सेट हो जाएगा, और दोष किसको लगाया जा रहा है? एसआईआर को, जबकि एसआईआर में ना बीजेपी का कोई मतलब है, ना ही बाकी दलों का कोई मतलब है। एसआईआर तो सिर्फ वोटर्स को लेकर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। इंदुकांत जी। नीतू जी, आपको एक बयान ममता जी का रिसेंट पास का याद होगा जी। उन्होंने कहा था एसआईआर का विरोध करते हुए कि किसी भी बांग्ला मानुस का वोट नहीं कटने दें। अब आप किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ पैनल में बैठे लोगों से, या बंगाल में चले जाइए, बांग्ला मानुस का मतलब क्या? भारतीय का नहीं, बांग्ला मानुस। बांग्ला मानुस हर वो मानुस है जो बांग्ला बोलता है। वो बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा था। जो बांग्लादेश में रह रहा हो, म्यांमार में रह रहा हो, दुनिया के कहीं भी हिस्से में रह रहा हो, किसी भी बांग्ला मानुस का हम वोट नहीं कटने दें। अगर ये प्रिंसिपल है ममता जी का, तो आप ये सोचिए कि देश के लिए कितना खतरनाक है। और इसका उदाहरण आपको सामने बांग्लादेश में दिख रहा है, जिस बांग्लादेश को अपने खून पसीने से अपने लोगों की शहादत देकर के हमने। और एक सवाल मैं और यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्या वाकई एसआईआर ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से ममता सरकार जो 15 साल से राज कर रहे हैं, अब उनकी सरकार को खतरा है? मतलब इतना ये एसआईआर प्रक्रिया इतना दमदार हो गया है, फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। इंदुकांत जी, देखिए इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि अवैध
जितने लोग थे, आपने सही सवाल उठाया था तृणमूल के प्रवक्ता से कि जब वो लोग बॉर्डर क्रॉस किए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करके जब आगे राज्य के अंदर रह रहे थे तब किसकी जिम्मेदारी थी? जब उसके बाद उनको विभिन्न सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ मिल रहा था तो किसकी जिम्मेदारी थी? किसने वेरीफाई किया? नहीं किया। और अगर वो पकड़े होते, जांच करते, तो उसको रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी फिर भारत सरकार की थी और बीएसएफ की थी। यहां तक कि आपको बता दूं, ये रिकॉर्ड पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा पार्लियामेंट में कि पूरे देश में जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं वहां पे उन्होंने कटीले तार लगाए हैं, बाड़ लगाए हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ कटीले तार लगाने के लिए जहां भूमि अधिग्रहण करना है, जानबूझ कर करके पश्चिम बंगाल सरकार भूमि अधिग्रहण करके नहीं देती है। तो अब ये मंशा दिखती है कि आप कहीं न कहीं बांग्लादेशियों को भी भारत में प्रवेश दिलाना और उनको वोट बैंक के तौर पे अपने यहाँ वोटर बनाना चाहते हैं। तो ये बातें बिल्कुल उचित नहीं है। राष्ट्र हित सबसे ऊपर होना चाहिए। हाँ, इस प्रक्रिया में जो जेन्युइन वोटर है उनका वोट ठीक है। नहीं कटना और चाहिए। इतने आपने स्टेटमेंट की बात कही, आपने कहा कि बंगाल मानुष का जिक्र किया है ममता बनर्जी ने, कई दफा किया है, लेकिन राजकुमार जी कभी उन्होंने ये नहीं जिक्र किया कि बंगाल में जो अवैध प्रवासी हैं उनको निकाला जा रहा है, जो रह रहे हैं या किसी भी तरह से उनका पंजीकरण नहीं हो पाया, वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाए, लेकिन अब एसआईआर प्रक्रिया के तहत अगर उनको हटाया जा रहा है तब भी किसी तरह का कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया सीएम का। और अगर कोई बांग्लादेशी रह भी रहा है, अब देखिए असम के सीएम कह रहे हैं कि बांग्लादेशी अगर यहाँ पर है तो उसको सरकार नहीं छोड़ेगी क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो वहां तो एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो नहीं कहा जा रहा। जी बिल्कुल, अगर बांग्लादेशी पाए जाते हैं तो उनको आइडेंटिफाइड किया जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसका एक सिस्टम है, न कि एसआईआर अलग प्रक्रिया है। एसआईआर में ये देखना है कि जो इस देश के निवासी नहीं है उनको अलग करिए, लेकिन जो इस देश के निवासी हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। तो वही तो किया जा रहा है सर, इस देश के निवासी प्लस इसके बाद अगर इस देश में नहीं है या दूसरे राज्य में शिफ्ट हो चुके हैं तो एसआईआर प्रक्रिया तो उसी के लिए किया जा रहा है। जी, तो उसमें एक प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग, ये देखिए प्रैक्टिकल बात करिए तो ये इतनी जो समय सीमा दिए है ना, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी तो वही यूपी का हाल होगा जो होगा। यूपी में किस तरीके डेट पर डेट बढ़ाते गए हैं, तो आप एक प्रोग्राम कर लीजिए, सभी दलों को बुला लीजिए और बता दीजिए इतने समय में हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो जो चीजें होनी हो तो वैसे भी होंगी। और बांग्लादेशी अगर हैं वो तो बाहर जाएंगे, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये एक लोकतांत्रिक तरीका है कि प्लान करके सबको सहयोग करके काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत है आपका। अनिल जी। हाँ, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये सिर्फ बच रहे हैं और बहाने बना रहे हैं। हमारा एक बंगाल का रहने वाला एक भी नागरिक का वोट कटना नहीं चाहिए, एक नागरिक वोट बनना चाहिए। इस पर अनिल जी मुझे बताइए, अगर एसआईआर पर घमासान है तो असल में किस पर निशाना साधने की कोशिश हो रही है? नहीं, हमारा तो बड़ा स्पष्ट है कि बंगाल के हर लोगों के वोट बने। जो बंगाल से बाहर के लोग हैं उनको बाहर करा जाए, जो फर्जीवाड़ा है वो खत्म करा जाए, फर्जी वोट खत्म करे जाएं। चुनाव आयोग इस विषय पर सीधी तरह से काम कर रहा है और निश्चित तौर पर राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए। राज्य सरकार ने जो फर्जीवाड़ा कर रखा है, फर्जीवाड़ा उसके सहयोग से जो फर्जीवाड़ा हुआ है, आज वो चाहिए उस फर्जीवाड़े का पोल खुल रही है, उस फर्जीवाड़े वोट कट रहे हैं, तो इनको सजा आती भी दिखाई दे रही है। आपने फर्जीवाड़ा करा है, उसकी सजा आपको भुगतनी है। एक बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, इंदुकांत जी मैं आपसे समझूंगी क्योंकि जर्नलिस्ट हैं आप, तो मुझे बताइएगा, यहाँ पर एक नैरेटिव सेट किया गया कि एसआईआर कराने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा, एसआईआर कराने से विपक्ष का फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो मुझे ये जो नैरेटिव लोगों के अंदर सेट कर रखा है उन लोगों ने, तो इसको क्लियर कीजिए कि एसआईआर के को किससे फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में। और दूसरा कि यहाँ पर एसआईआर के बहाने क्या भारतीय जनता पार्टी ये भुनाने की कोशिश कर रही है कि एसआईआर हो रहा है तो इस बार सरकार बदलेगी? क्योंकि मैं वही सवाल फिर कर रही हूँ, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से है कि एसआईआर प्रक्रिया होने दीजिए, सरकार इस बार पलट जाएगी। तो ये जो कम्युनिकेशन है, जो एसआईआर को मतलब बीच में एसआईआर को रखा गया है, एक तरफ बीजेपी एक तरफ ऑपोजिशन, और एसआईआर को अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश हो रही है।
देखिए, जो आपका दूसरा सवाल पहले मैं वो लेता हूँ जी कि एसआईआर को मुद्दा किस रूप में बना रही है विपक्ष और किस रूप में बना रहा है सत्ता पक्ष। दोनों बिल्कुल। तृणमूल को एक बताना है अपने अल्पसंख्यक वोटरों को, क्योंकि एसआईआर में बांग्लादेशी जो पकड़े जा रहे हैं वो ज्यादातर कौन है? मुस्लिम है। तो उनको अपने मुस्लिम मतदाताओं को एड्रेस करना है कि मुस्लिम दुनिया का कहीं भी हो उसकी रक्षा पश्चिम बंगाल में होगी, और इवन जरूरत पड़ा तो हम उसको वोट बैंक बना करके भी रखेंगे। उनको लगता है तृणमूल कांग्रेस को और बाकी लोगों को कि ये संदेश देने से शायद देश के जो मुस्लिम मतदाता हैं किसी भी राज्य में इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल, उनको लगेगा कि मुस्लिम हमारे भाइयों की रक्षा जो सरकार कर रही है वही हमारी सरकार है। इससे उनको अपने वोट बैंक को, मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने में लाभ मिलेगा। अब इसका अपोजिशन बीजेपी क्यों करती है? क्योंकि ज्यादातर लोग एसआईआर में जो कटते हैं जिनके नाम, वो बांग्लादेशी जो आकर के रह रहे हैं अवैध रूप से, वो मुस्लिम है। क्योंकि वैध रूप से जो आएंगे उनको तो सीएए की प्रक्रिया में उनको नागरिकता हासिल करने का अधिकार दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ऐसे में अवैध रूप से रहने वाले मुस्लिम हैं। तो ये मुद्दा बीजेपी के लिए सूट करता है अपने हिंदू वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए कि जो भी अवैध रूप से देश का नागरिक नहीं है, यहाँ आके मुस्लिम वोट बैंक रह रहा है, उसको हटाया जाएगा। और ये पूरे देश में नीतू जी लोग जानते हैं। और दूसरी चीज इंदुकांत जी, ये चीज भी जो अभी ड्राफ्ट आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो 58,21,000 वोटर्स हैं, ये तो वो हैं जो मृत हैं, फर्जी हैं, जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया या फिर जो कहीं और शिफ्ट हो गए। तो ये जितने भी एसआईआर प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट तैयार किया गया और ये जो वोटर्स आए हैं, इसमें ममता बनर्जी को इतना क्यों डर लग रहा है? क्या ये पूरे 58 लाख वोटर्स टीएमसी के हैं? इस वजह से डर है कि भैया ये इस बार चुनाव में प्रभाव होगा, असर होगा अगर ये 58। और दूसरी चीज की ये तो सिर्फ लिस्ट तैयार की गई कि इनकी डिटेल नहीं मिल पाई है, सीधे शब्दों में कहें तो इनकी डिटेल नहीं मिल पाई, ये जो 58 लाख से ज्यादा वोटर्स है। लेकिन ये तो कहीं नहीं कहा गया ना कि ये काट दिए जाएंगे नाम इनके। इसका प्रमुख कारण ये है कि जिनके वोट नाम है लेकिन वो यहाँ पे रहे नहीं या मृतक हो गए, उनके नाम पे आज भी कई राज्य ऐसे हैं इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल जहाँ पे फर्जी वोट डाले जाते हैं। और आप जानते हैं कि जहाँ पे इस ढंग का कैडर सिस्टम है, गांव में कह दिया जाता है जो चुनाव अधिकारी होते हैं, जो बूथों पे बूथ अधिकारी होते हैं, वो सारे राज्य सरकार के कर्मचारी और ठीक है राजकुमार जी, जो ये 58 लाख वोटर्स काटे गए हैं, इसमें तो बीजेपी को भी इस पे परेशान होने की जरूरत होगी कि भैया ये तो इनमें से काफी ज्यादा वोटर्स जो हैं वो बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं, वो टीएमसी को भी वोट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, वही तो हम वही इसी बात को तो हम तो इस ड्राफ्ट के आने के बाद चिट्ठी लिखी गई। सवाल ये भी है ना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने सवाल उठाया था चुनाव आयोग को, भाई मुख्यमंत्री वो भी बीजेपी का मुख्यमंत्री, उसने सवाल उठाया था कि एसआईआर में ठीक है कट गए हैं। हाँ ठीक है, आपकी सुई उत्तर प्रदेश में अटकी हुई है लेकिन बंगाल पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ जोड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए।
सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। फसल की बर्बादी भी होती है तो ये भी मनरेगा में मनरेगा के जगह पर ये जो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आया है, इस पर इन 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और गांव में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, कौशल विकास, इस पर भी विशेष काम इस अधिनियम से होगा। पीएम गति शक्ति को भी इसमें मजबूती मिलेगी। पीएम गति शक्ति जैसे गांव में कई बार क्या होता है, कहीं पर कुछ काम हुए हैं, जैसे पानी का ही पाइप गया है और फिर रोड बनना है तो पाइप कई बार उखाड़ना पड़ता है। तो इस तरह से अब सामूहिक गति शक्ति को प्राथमिकता देते हुए एक साथ काम होगा ताकि इस तरह से पाइप वगैरह उखाड़ने नहीं पड़े। और अब जो प्रशासनिक व्यय इसमें 6% से बढ़ाकर 9% किया जा रहा है। जो रोजगार सहायक वगैरह होते हैं उनको पहले 6% उनको ऊपर में खर्चा होता था, अब 9% खर्चा होगा तो उनकी जो मानदेय वगैरह है वो भी बढ़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि उनको अगर ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो ज़्यादा मतलब ध्यान देकर काम करेंगे, तो इसमें ये भी लाभ होने वाला है। और इस तरह से महिलाओं को भी विशेष जो महिला स्व सहायता समूह हैं गांव में, उनको भी रोजगार देने का काम इस विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के द्वारा होगा। तो इस तरह से ये योजना बहुत ही गांव को विकास की दृष्टि से सशक्त करने के लिए कारगर होगा और ये योजना निश्चित रूप से गांव को आत्मनिर्भर, रोजगार युक्त और विकसित बनाएगी। और जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है विकसित भारत और उसके अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ का विकसित छत्तीसगढ़, इसको भी साकार करने में ये अधिनियम बहुत कारगर होगा। आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को यही बताना था कि ये विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव को सशक्त करने के दृष्टि से उन्होंने लाया है और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे गांव गरीब और मजदूरों को, किसानों को होने वाला है। धन्यवाद। केंद्र की योजना है, छत्तीसगढ़ को इसको क्या विशेष लाभ हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण अधोसंरचना के लिए ग्राम स्तर पे इसकी तैयारी की जा सकती है। एक बार फिर पूछेगा। ये केंद्र की योजना है जी, छत्तीसगढ़ शासन को या छत्तीसगढ़ में इसका क्या लाभ प्राप्त हो सकता है ग्रामीण स्तर पे। तो यहाँ पर आप सीएम विष्णुदेव साय को सुन रहे थे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।